नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने भारतीय उद्योग और समाज सेवा में अद्वितीय योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिनका जीवन न सिर्फ एक कारोबारी सफलता की कहानी है, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम कैसे दूसरों के जीवन में सुधार ला सकते हैं। उनके संघर्ष, उपलब्धियां और विनम्रता की कहानी हम सभी के लिए एक सीख है। आइए आज उनके जीवन और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत पर एक नजर डालते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा ने अपने जीवन की शुरुआत साधारण परिस्थितियों में की। उनके माता पिता के अलगाव के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। शिक्षा के प्रति उनके परिवार का गहरा लगाव था और इसी वजह से रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य उन्हें टाटा समूह की ओर खींच लाया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 1962 में टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यह उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे हमेशा जमीनी स्तर से चीजों को समझते थे। 1972 में रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उनके सामने कई चुनौतियां थीं। उस समय भारत आर्थिक रूप से खुल रहा था और दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने बड़े और साहसी फैसले लिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक बाजार में कदम रखा। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे भारत को वैश्विक उद्योग जगत में एक नया स्थान मिला। एक और दिलचस्प बात यह है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का IPO भी उनके ही कार्यकाल में हुआ, जिससे भारत की तकनीकी क्रांति में टाटा की बड़ी भूमिका स्थापित हुई। लेकिन रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी कार हो। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह कार ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन रतन टाटा की सोच और उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। तीसरी धारा, समाज सेवा और परोपकार। दोस्तों, रतन टाटा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ उनका व्यवसाय नहीं था, बल्कि उनका परोपकार भी था। उन्होंने हमेशा कहा कि कारोबार का असली मकसद समाज की भलाई में होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हजारों प्रोजेक्ट्स चलाए। उनकी चैरिटी गतिविधियों से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। आज भी टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चैरिटेबल कामों में जाता है। उनका योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। टाटा ट्रस्ट्स ने दुनिया भर में आपदाओं के समय मदद की है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय संकट। चौथी धारा, दिलचस्प और अनसुने तथ्य। रतन टाटा अपने निजी जीवन में बेहद सरल और सादगीपूर्ण थे। उनके बारे में एक अनसुनी बात यह है कि वे हमेशा अपने कुत्तों के बहुत करीब रहे। उनके मुंबई स्थित घर में कई पालतू कुत्ते उनके परिवार का हिस्सा थे। वे अक्सर अपने स्टाफ और आम लोगों के साथ बेहद सहजता से मिलते जुलते थे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी में कभी शोहरत का प्रदर्शन नहीं किया। वे हमेशा एक साधारण जीवन जीते रहे और उन्हें अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद नहीं दिया। यह उनकी सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। पांचवीं धारा, शोक संदेश और श्रद्धांजलि। 9 अक्टूबर 2044 को रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता और करुणामयी आत्मा कहा, जबकि उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। रतन टाटा के निधन पर दुनिया भर के उद्योग जगत और नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की। उनका जाना सिर्फ एक उद्योगपति का निधन नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में है। उनके विचार और उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेंगी। रतन टाटा को हमारा अंतिम सलाम।